सो हे गाइस, वेलकम बैक। सम गुड न्यूज़ इज़ अ सीरीज़ जहाँ पे हम कुछ अच्छे न्यूज़ की बात करेंगे जो हर दिन हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास काफ़ी ख़राब न्यूज़ चल रही है। मैं बस वही न्यूज़ को हटाना चाहता हूँ आपके दिमाग से और हर दिन कुछ 5 अच्छे न्यूज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ। बस यही इस वीडियो का एम है। तो चलिए आज बात करते हैं पहली न्यूज़ की। पहली न्यूज़ मैं थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ बिकॉज उसमें 2 न्यूज़ कवर करनी है मेरे को और दोनों एक ही न्यूज़ है, राफ़ेल के बारे में। तो आपको पता है कि राफ़ेल आज आ चुका है और अभी-अभी न्यूज़ आई है, आप देख रहे होंगे कि 5 जेट आए हैं, उनको सुखोई लेके आया है। मतलब आप अगर आकाश में देखे होंगे तो 5 के साथ आपको 7 जेट दिख रहे होंगे। तो आपको लग रहा होगा कि ये 7 क्यों है? कि जब मैंने अपने मोबाइल पे स्टेटस डाला तो काफ़ी लोगों ने यही पूछा कि तू पागल है क्या? कोई और पिक क्यों डाल रहा है करके। तो बात यही है कि राफ़ेल आ चुका है। एयर चीफ मार्शल जो हमारे RKS भदौरिया जी हैं, वो उनको पहला बैच मिलेगा, जिसमें हमें 5 राफ़ेल जेट आ रहे हैं जो अम्बाला में आ चुके हैं। आज 2 बजे करीबन आए थे। ये अल दफ्रा एयर बेस जो UAE था, वहाँ से आने वाले हैं। और जो की हाईलाइट है राफ़ेल का, वो ये है कि इसका जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये इनका जो एमिंग है, हैमर टेक्नो मिसाइल्स, जो कि हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइल्स हैं, इनके लिए ये फेमस है। और ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल से भी किया गया है, इक्विप्ड। तो राफ़ेल जेट जो है वो इंडिया को एक एज देंगे पाकिस्तान और चाइना के ऊपर, अगर कोई एयर स्ट्राइक की नौबत आती है तो। और सबको पता है कि प्लेन्स जो है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग है और इंडिया के जो टेक्नीशियंस हैं और पायलट्स हैं वो सब ने अपनी ट्रेनिंग वहाँ पे कंप्लीट कर ली है। और अंबाला में काफ़ी ज़्यादा इसका वो था आज, जिस पे आप मतलब धारा 144 लगाई गई थी ताकि कोई भी इधर उधर ना हो सके। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं, जो मैंने आपको बात बताई कि राफ़ेल के आने से इंडिया को एक एज मिल सकता है। तो यही बात चल रही थी कि कैसे मिलेगा। राफ़ेल जो है वो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के नाम पे कैटेगराइज किया गया है। इसका जो रडार इवेडिंग क्षमता यानी कि स्टेल्थ यानी कि चोरी छुपे अटैक करने का क्षमता है। और इंडियन एयरफोर्स में ये इंक्लूड होने से क्या होगा कि मिराज और सुखोई के साथ साथ ये 30 ऐसे थर्ड और फोर्थ जनरेशन के इनके पास ज़्यादा फ्लाइट हो सकते हैं। और राफ़ेल जो है वो ट्विन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से भी और शोर बेस से भी ऑपरेट किया जा सकता है और पूरी तरह से एक वर्सेटाइल है, ताकि हर तरीके का कॉम्बैट मिशन ये यूज़ मतलब फाइट कर सकता है। एयर में इसकी सिक्योरिटी या एयर डिफेंस करने का या इन डेप्थ स्ट्राइक करने का, एंटी शिप स्ट्राइक करने का, न्यूक्लियर को वो करने का। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं और ये अच्छी डील बोनी जा रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। लेकिन अभी कांग्रेस और बीजेपी का आप लोग को पता होगा, काफ़ी इशू चला था इस चीज़ को लेके। और इंडिया ने 36 राफ़ेल जेट फ्रांस से ऑर्डर किए हैं और 30 इसमें से मैंने पहले बता चुका है कि फाइटर जेट्स होंगे और 6 जो हैं वो ट्रेनर्स होंगे। जो ट्रेनर जेट होंगे वो ट्विन सीटर होंगे एंड दे विल हैव ऑल द फीचर्स ऑफ फाइटर जेट्स। अब राफ़ेल जेट का जो क्रूशियल एनहांसमेंट रहेगा वो इंडिया का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लीट में एक तरह से वृद्धि आई है। और राफ़ेल जेट को अब इंडिया के हिसाब से बनाया गया है। इसके मतलब कि उनके हेलमेट में रेडार होगा, रेडार वार्निंग होगा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होगा जिसमें आप 10 घंटे का डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, इंफ्रारेड सर्चिंग होगी, ट्रैकिंग सिस्टम होगा, जैमर होगा, कोल्ड इंजन स्टार्ट कैपेबिलिटी होगी। और ये पहले ऐसे फाइटर हैं 22 जो इंक्लूड हो रहे हैं बाहर से, सुखोई के बाद से। तो पहला सुखोई एयरक्राफ्ट जो मिला था वो 1997 में मिला था, ठीक है। और ये राफ़ेल जो रहेंगे वो इंडियन एयरफोर्स के नंबर 17 स्क्वाड्रन, जो गोल्डन एरोज बोला जाता है, उसके पार्ट होंगे। और इंडिया जो है ये चौथा कंपनी है फ्रांस, इजिप्ट और क्वाटार के बाद जो राफ़ेल जेट को फ्लाई कर सकता है। और राफ़ेल जेट जो है कंपेयर नहीं किया जा सकता J-20 से, क्योंकि J-20 जो है वो चाइना का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और जो J-20 है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है चाइना के उसमें। तो जो राफ़ेल डील का जो इमरजेंसी 2016 का जो हुआ था, उसका इमरजेंसी परचेस जो है वो इसलिए हो कि जो इंडियन एयरफोर्स का जो कॉम्बेटिंग कैपेबिलिटी था ना वो थोड़ा नीचे जा रहा था। तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने बढ़ाया है इसको, ताकि चाइना और पाकिस्तान दोनों जेट से वो दोनों साइड से लड़ सके।
और ये जो 18 जो पहले 18 जेट्स हैं जो कि 4 के बैच में आने वाला है, वो इंडियन एयरफोर्स को 2021 तक मिल जाएंगे और फरवरी 2021 तक मिल जाएंगे, और रेस्ट जो है वो अप्रैल मई 2022 तक आने की संभावना है। आशा करते हैं तब तक सब कुछ सही रहे, और वही बातें हुई है। तो बात करते हैं रेलवे का। रेलवे जो है अपना आईआरसीटीसी का वेबसाइट को फिर से ठीक करने वाला है, पैसेंजर फ्रेंडली बनाने वाला है, और ये जो है अगस्त में आएगा। इसमें रेलवे के जो चेयरमैन हैं वीके यादव, इन्होंने बोला है कि पैसेंजर के टिकट बुकिंग एक्सपीरियंस को वो अच्छा करना चाहते हैं। तो उसी बारे में बात चली थी, और उसी बारे में सारा जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो हुआ है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बेटर टिकटिंग बुकिंग क्षमता लाने की चाह में है। और ये जो एआई है, ये बुकिंग पैटर्न बनाएगा, पैसेंजर को बोलेगा कि कौन सा कॉम्बिनेशन ट्रेन का अवेलेबल है जिसमें वो जा सकते हैं, और काफ़ी फीचर्स हैं जैसे कि फिल्टर लाए जाएंगे, जैसे आराम से आप ट्रेनें कर सकते हैं। आपका अवेलेबिलिटी सीट्स का दिखाया जाएगा ट्रेन में काफ़ी रियल टाइम, जब अभी भी है उसमें थोड़ा और अपग्रेड किया जा रहा है। फेयर डिस्प्ले है, वेटिंग लिस्ट की कंफर्मेशन प्रोबेबिलिटी है। तो आप बोलेंगे ये पहले भी था, जी हाँ ये पहले भी था, लेकिन एआई का काम यही रहता है कि एक्सपीरियंस के करते करते उनका फोरकास्ट या सही होने की संभावना का जो परसेंटेज है वो बढ़ाना। कि वो 97% बता देगा आपको, लेकिन फिर भी आपको सीट नहीं मिलेगी, तो क्या प्रॉब्लम? बहुत प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए एआई काम करता है उस चीज़ पे। और इसी के साथ मैंने पहले की न्यूज़ में हमने बताया है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन हुआ है इसरो के साथ, जो कि सैटेलाइट ट्रैकिंग करेगा ट्रेनों की, रियल टाइम अराइवल और डिपार्चर बताएगा ट्रेनों का, जिसके कारण पैसेंजर को ये फ़ायदा होगा कि वो ट्रेन की आवाजाही देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने क्यूआर टिकट की भी बात की है। जुलाई 23 से क्यूआर टिकट कोड भी जनरेट किया जाएगा ताकि कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग हो सके। ये सब कोविड को देखते हुए किया जा रहा है, और एक बहुत अच्छी सुविधा की बात जो है वो इसमें चली है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पता है आपको कि सोनू सूद एक मसीहा बन के आए हैं कोविड-19 के समय पे। तो एक उन्ना दादी शारदा हैं, ये हैदराबाद में थी। इनको काम करते करते, ये एमएनसी में काम कर रही थी, शायद वर्चुसा में काम कर रही थी, और वहाँ से इनका जॉब जो है वो लॉस हो गया। और उसके साथ ये अपना एंड मीट करने के लिए, अपनी मतलब काम काज चालू रखने के लिए सब्जी बेचना चालू कर दी। तो इनमें सोनू सूद ने अपने एक असिस्टेंट को या किसी को भेजा, उनका इंटरव्यू लिया, और उनको जॉब में रखा है। अब इस न्यूज़ पे अगर आप और डेप्थ में जाएंगे तो देर आर पीपल जो ये बोल रहे हैं कि वो वहाँ पे बैठे ही ज़रूर है, पर वो उन लोग फाइनेंशियली पुअर है नहीं। उनका एक फ्लैट है जो ऑलरेडी सेलिंग पे है, मतलब जो ऑलरेडी मतलब कि किराए पे है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, बात ये है कि मेहनत की गई थी, कुछ तो किया गया था, इसलिए हाईलाइट हुआ। और बस काम करते रहिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा होते जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो ये जो वीडियो है आज का, ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा हटके है। ये मैं चाहता हूँ कि मैं पढूं ताकि मुझे कुछ अच्छा मिले, तो मैं आपको बता सकूं। तो 10 स्टोरी 10 मिनट में ब्लूमबर्ग क्विंट का एक आर्टिकल था जो कि स्टॉक्स को लेके था। तो उसी को मैं पढ़ूंगा और थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। एक लिखा हुआ है कि एन ऑमिनस साइन फॉर द स्टॉक मार्केट्स। इसमें ये बोला गया है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं इंडिया में, वो पहली बार मंथली नेट आउटफ्लोज, मतलब कि पैसा बाहर जाना देख रहे हैं 4 इयर्स में, क्योंकि लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी कम लोग होल्ड कर रहे हैं। तो जो नेट विड्रॉल था कोई भी स्टॉक प्लान से, वो शायद 1000 करोड़ मतलब जुलाई में बाहर जा सकता है, ऐसा नीलेश शाह ने बोला, जो कि कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के। और ये पहला नेट आउटफ्लो होगा सिंस मार्च 2016। कई लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने का सोच रहे हैं रिबाउंड के बाद, और कई लोग ये सोच रहे हैं कि हम बेच दें ताकि जो कैश क्रंच था हमारा वो हमारा बच जाए। तो आप जो ये देख रहे होंगे इमेज, ये उसी का है कि जो कितना ज़्यादा आपको 95% ड्रॉप हुआ है नेट आउटफ्लोस में। और दूसरा अपन बात करेंगे फ्लरी ऑफ अर्निंग्स, हाउ फेयर्ड हाउ हु फेयर्ड हाउ इन जून क्वार्टर। तो इंडसलैंड बैंक का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो एक हिट लिया है, क्योंकि प्राइवेट लेंडर के सेफ गार्ड में, क्योंकि बहुत सारे बैड लोन्स जो हैं वो आ रहे थे कोविड-19 को लेके। तो जो प्रॉफिट है इंडसलैंड बैंक का
वो 67.8% गिर चुका है। और इस साल में, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, वो जो कोर इनकम है वो 16.4% तक बढ़ा है। तो बोर्ड ने कैपिटल राइजिंग प्लान अप्रूव किया है एक प्रेफरेंशियल इशू के साथ। साथ ही साथ नेस्ले इंडिया का रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है मार्जिनली, क्योंकि उनको लोअर टैक्स में प्रॉफिट हुआ है क्वार्टर एंड में। और लॉकडाउन के कारण काफ़ी कुछ सोर्सिंग और प्रोडक्शन में डिस्प्ले जो हल्का सा डिस्टर्ब हुआ था, तो जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 1.7% बढ़ा है। एंड जो नेट प्रॉफिट है नेस्ले का वो 11.2% है इस साल ओवर द ईयर। पिछले बार जो था वो 487 करोड़ थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका भी। अब अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करेंगे, जो प्रॉफिट है वो फेल हुआ है। नेट प्रॉफिट 38% डिक्लाइन हुआ है कोरोना वायरस के कारण। रेवेन्यू 33% डिक्लाइन हुआ है। और यस बैंक की बात करेंगे तो यस बैंक जो है वो ऑब्वियसली 500 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 60% ईयर ऑन ईयर फेल हुआ है। इनकम भी 16.3% फेल हुआ है। अभी बात करते हैं एयरटेल की। को एयरटेल कैसे डेप्थ से लड़ रहा है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर जो है वो, उनका डेप्थ थोड़ा सा बढ़ा है इस साल मार्च में। और पर किसी तरह से ये 8 बिलियन रेस करने में फ़ायदा हुआ है। जो भारतीय एयरटेल का नेट डेप्थ है एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से वो 1.18 लाख करोड़, कंपेयर टू द लास्ट नियरली जो उसका था वो 1.13 लाख करोड़ था। ये जो डेप्थ है वो अभी भी 88,251.2 करोड़ पे चल रहा है। और जो डेप्थ लेवल है, कंपनी ने बोला है कि वो अब उठते ही रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है नेटवर्क क्वालिटी ऑफ सर्विस के कारण। और कंटिन्यूस स्पेंड हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में, मेंटेनिंग अ वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस में। हालांकि वर्ल्ड क्लास तो है नहीं, बट स्टिल। फिर आप ये बोल सकते हैं निफ्टी उछली और यूएस के स्टॉक जो हैं वो स्टम्बल हुए। एक रिकवरी देखी गई थी बैंकिंग स्टॉक्स में इंडियन इक्विटी मार्केट में मंडे को। और इसकी चक्कर में जो निफ्टी है वो काफ़ी ऊंचा उठा, और यही बातें थी। जबकि यूएस स्टॉक जो थे वो थोड़े नीचे गिरे। एस&पी ग्लोबल जो था 500 वो भी नीचे गिरा। और एक और न्यूज़ है, एक न्यू हेडेक फॉर जी, जो जी एंटरटेनमेंट था, उसके ऑडिटर ने एक लेटर ऑफ कंफर्ट ब्रॉडकास्टर को भेजा है, जिसमें जो बोरोइंग्स है किसी एक पार्टी का वो डिफॉल्टेड किया गया है। एक और पोटेंशियल कंसर्न है कि पिछले साल में तो मैटर है वो ऑलरेडी लिटिगेशन पे था यस बैंक के साथ साथ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये चीज़ एनफोर्स की थी। और इसी के साथ साथ ये इशू भी आ गया है, तो शेयर्स ऑफ जी एंटरटेनमेंट जो है वो 4% गिर गए थे। फिर जगुआर के जो लैंड रोवर है उनको नया सीईओ मिला है, और जिसको पहले रेनॉल्ट बोला जाता था। जगुआर लैंड रोवर का जो नेम जो पहले रेनॉल्ट ऐसे था, उनके नए हेड आए हैं थियरी बेलोर, वो के नेक्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। ठीक है। और ये वाइस चेयरमैन थे पहले, जो स्पेक थे, जो कि पहले वाले थे, उनको वो वाइस चेयरमैन है वो, और वो रिमेन करेंगे बोर्ड में टाटा सन्स के। और फिर वायरल आचार्य जो थे, उन्हें मोदी गवर्नमेंट का यू टर्न बोला गया है बैंक क्लीनअप में। जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया था एक क्लीनर मोर इंडिपेंडेंट बैंकिंग सेक्टर, जब ये पहली बार उन्होंने लिया था, लेकिन ये पूरी तरह से पलट गई है। आपको समझ में आ रहा है कि कितने ज़्यादा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्वालिटी रिव्यू करा रहा है, एंड काफ़ी ज़्यादा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी जो कोड है वो हो रहा है। तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि अल्टीमेटली दे रियलाइज दैट दे वांटेड वाज द प्रीवियस गवर्नमेंट वांटेड, and they wanted bank to be lending left, right and center. They wanted credit and liquidity taps to be opened up. वायरल आचार्य जो थे, विराल आचार्य हो गए, वायरल पढ़ रहा हूँ बार बार मैं, वो फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के। फिर शुड इंडिया प्रिंट मनी टू फाइट कोविड, शुड इंडिया रिजॉर्ट टू डेप्ट मोनेटाइजेशन, और इट इज द क्योर वर्स देन अ डिजीज। ह्यूगो हरकन अर्कन एंड रेबो बैंक टीम ने ये डेटा स्टडी किया है। ऐसे टाइम पे मैजिक मनी ट्री जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है। और मैकेनिज्म क्या होता है कि इसे मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी बोलते हैं, जो वर्क्स बहुत सिंपल होता है, बट देयर इज़ अ ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व। एक कंट्री जो है ये मैजिक मनी ट्री कर सकती है, बट इन केस इट मीट्स 3 क्राइटेरिया, ऐसे कुछ लिखा गया था। तो ये भी एक बात चल रहा है कि क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो अगर आपके पास समय होगा तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि बात तो क्राइटेरिया में यही थी कि, एक मिनट रुकिएगा।
हाँ, तो उस चीज़ को हम लगता है एक बड़े आर्टिकल में डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी इस चीज़ को अगर ध्यान से पढ़ा तो आई हैव टू एक्सप्लेन यू काफ़ी ज़्यादा। एंड ये भी बात हुई कि इंडिया का जो कोविड-19 टैली है वो 15 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो देखिए, प्रॉब्लम डरिए मत, पहले बता रहा हूँ 130 करोड़ जनसंख्या है, 15 लाख कुछ भी नहीं है, और टेस्टिंग हो रही है बस। ठीक है। और फ्लिपकार्ट ने हाइपर लोकल पुश किया है, वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेशन जो फ्लिपकार्ट को ओन करता है, अब वो नेबरहुड डिलीवरी में भी करेगा, जिससे पीपल को आउटडोर जाने में, बाहर जाने में दिक्कत ना हो। इसको फ्लिपकार्ट क्विक बोला जा रहा है। इट ऑफर्स 90 मिनट्स से लेके 2 घंटे तक का डिलीवरी बोला गया है, जिसमें ग्रोसरीज, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम एसेसरीज लाया गया है। अमेजन पहले ही लेके आ चुका है इसे, जिसको अमेजन नाउ बोलते हैं, अमेजन प्राइम नाउ होते हैं। एंड जो पायलट है वो बेंगलुरु में स्टार्ट हो चुका है, लोकल डिलीवरी भी है नियर बाय। मतलब अमेजन तक पहले से था, और पहले से ही था, बाकी लोग अभी नया ला रहे हैं। ठीक है, अच्छा है। जितने ज़्यादा लोगों को सुविधा देंगे, बाद में उतनी बीमारियां होंगी, वो बात अलग है। तो जितना हो सके किराना को सपोर्ट करना है। और ये वीडियो में इतना ही, थोड़ा लंबा चले गया मानता हूँ, बट ठीक है, आप बने रहें। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। आई होप यू आर वॉचिंग, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो लेटर इन द टाइम, लाइक अराउंड 5-6 महीने बाद, तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, और एल्स राइट नाउ इफ यू आर वॉचिंग प्लीज़ गिव अ थम्स अप। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ अच्छे न्यूज़ आपके तक लाने की कोशिश करूँ, ताकि जो ये घर आसपास इतने सारे खराब न्यूज़ आ रहे हैं, वो न्यूज़ को ना देखते हुए कुछ अच्छे न्यूज़ की हम बात करेंगे, हर दिन के 5। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं काफ़ी वर्सटैलिटी लाना चाहता हूँ इस चैनल पे, एक कंटेंट पे ये फोकस नहीं रहेगा, ताकि जैसा जिसको चाहिए वो मिल सके। और इस